नमस्कार, हेलो और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम पर। मेरा नाम है ईशान शर्मा और मैं हाजिर हूँ लेकर एक नया अंक एक नए विषय के साथ। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारियाँ आप तक लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का लाभ भी आपको ज़रूर होता होगा। दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है परंपरागत फसलों की खेती पर चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी ही फसलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो एक समय पर तो बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी, पर मौजूदा समय में जो है इनकी इनका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो चुका है, या मैं यूँ कहूँ कि ये विलुप्त होने की परिस्थिति पर आ चुकी है। इस विषय पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है श्री जे.एस. चौहान जी। ये एक जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ में एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत है ईशान शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। जी सर। मैं इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आज का जो हमारा विषय है जी, सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि जो हमारा ये विषय है परंपरागत फसलों की खेती पर चर्चा, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि परंपरागत फसलों से हम क्या समझते हैं और परंपरागत खेती से हम क्या समझते हैं। ईशान शर्मा जी, ये जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है जी, जो आज विलुप्त होने की कगार पर है, मैं आज इसी विषय को लेकर के आया हूँ और हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स है, जिसमें से हमारे 4 प्रमुख विषय है: चलाई, कोदा, काउनी और जौ जी। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं प्रकाश डालना चाहूँगा चलाई पे। जी सर, पहले हम चलाई की बात कर लेते हैं कि ये किन किन जगहों पर उगाई जाती है। बात आती है चलाई की। जी। चलाई का जो कॉमन नेम है, चलाई हिमाचल प्रदेश की विभिन्न हिस्सों में उगाई जाती है और इससे अलग अलग ज़िला में अलग अलग नामों से जाना जाता है जी। चलाई को सियूल, चलाई, राजगिरी और रमदान आदि नामों से जाना जाता है जी। चलाई का जो नेटिव है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है, अमेरिका से जी। ठीक है। जो इसकी जो जहाँ तक मैं कौन सी हाइट पे ये चीज़ उगाई जाती है, इसका कौन से एलिवेशन में ये पॉसिबल है, तो ये समुद्र तल से 2500 मीटर की हाइट पे इसे उगाना संभव है जी। यदि मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में, तो जी हाँ, कौन सी जगह हैं, कौन से एरिया है जहाँ पर ये चलाई उगाई जाती है? हाँ, मैं इसी विषय पे आना चाहूँगा। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है और ये कहाँ उगाई जाती है जी। इसका जो ग्रोइंग जो पीरियड है वो मार्च टू जून है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कौन जिलों में उगाई जाती है, हिमाचल प्रदेश के अधिकतम पर्वतीय क्षेत्र में उगाई जाती है। चलाई हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जैसे शिमला, सोलन, सिरमौर, लाहौल एंड स्पीति, चंबा, किन्नौर और जो हमारे जो मिड हिमालयन है, मिड हिमालयन को छोड़ करके कांगड़ा का जो ऊपरी क्षेत्र है उस पर भी चलाई उगाई जा सकती है जी सर। तो चलाई इन क्षेत्रों में उगाई जा सकती है जी। और मैं सबसे पहले प्रकाश डालूंगा कि चलाई को उगाने की क्या विधि है जी सर। इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? मैं अपने दर्शक साथियों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो किसान भाई चलाई की जो खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले क्योंकि जो चलाई का जो बीज है वो बहुत सूक्ष्म होता है जी, तो किसान भाई सबसे पहले अपने खेतों की ट्रेलिंग करे, चाहे वो बेलों के माध्यम से, चाहे वो आपका पावर ट्रिलर या पावर वीडर के माध्यम से मिट्टी को बिल्कुल बारीक करे जी। मिट्टी को बारीक करने के पश्चात आप उसमें बुआई करें और बुआई के साथ साथ आप देसी जो गोबर है, खाद है, उसका प्रयोग करें जी। ऑर्गेनिक तरीके से देसी जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करें और ऊपर से सुहागा फिरे जी। ये चलाई की उगाने का एक विशेष विधि है। हाँ जी सर। तो जो आप अब बात करते हैं चलाई की उपयोग की, कि आप इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं जी सर। इसका उपयोग क्या होता है हमारी जिंदगी में? चलाई का आप आटा पीस करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी आप चपत्ती बना सकते हैं जी। और इसमें चलाई में बहुत हमारा एक ओल्ड फूड ग्रेन्स है जी, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट छुपे हैं जी। सर, आपने कहा कि जो चलाई है इससे हम चपाती बना सकते हैं, तो सर वो भी तो हम गेहूं से भी बना सकते हैं, पर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमें दोबारा से इन ट्रेडिशनल फसलों पर जाना चाहिए? क्या इनके
मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी जी में हाँ से। ईशान शर्मा जी, चलाई में बहुत सारे लवण छुपे हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रन छुपे हैं। जी सर। चलाई के विशेष तौर से चलाई का आप सातु भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सातु है, सातु जी। में बहुत सारे पोषक तत्व छुपे हैं। हम्म। सातु के सेवन से आप बहुत सारे रोगों से आप निजात मिल सकता है, जी सर। और ये स्वास्थ्य के लिए सातु बहुत ही लाभप्रद है। जी सर। चलाई अपने आप में अगर इसको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें अपने आप में मेडिसिनल इम्पोर्टेंस जो औषधीय गुण है, जी सर, वो बहुत ज़्यादा है। हाँ सातु में और चलाई में, इन दोनों चीज़ों में औषधीय गुण बहुत सारे पाए जाते हैं। जी सर। चलाई के सेवन से या सातु के सेवन से आप अपने ह्यूमन सिस्टम को भी पुष्ट कर सकते हैं। जी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ होता है बिल्कुल, ये जब इससे अपना ठीक रहता है। हाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको जी। बूस्ट किया जा सकता है। इसमें कई तरह के मिनरल छुपे हैं। जी सर। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसमें इम्यूनो एसिड, इससे इम्यूनो एसिड की पूर्ति की जा सकती है। और चलाई में कई तरह के अपने बहुत सारे औषधीय गुण हैं और अपने आप में एक इसकी कई यूनिक वैल्यू है। जी सर। ठीक है, चलाई में विटामिन्स, मैग्नीशियम्स, आयरन, पोटेशियम, जिंक और कई तरह के विटामिन्स इसमें जी सर, इसमें पाए विटामिन और मिनरल्स की भरपूर होती है, साथ ही भरपूर साथ मात्रा प्रोटीन इसमें भी पाई जाती है। मिलता है। जी ठीक सर। है, अगर जी, मैं इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करता हूँ ईशान शर्मा जी, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँगा इसमें पोटेशियम की। पोटेशियम। पोटेशियम इसमें पर 10 ग्राम्स में 13.27 जी। पाया जाता है। इसमें फीड्स 5.56 पाया जाता है। इसमें जो टोटल फाइबर है, फाइबर। जो इसमें टोटल फाइबर की जो मात्रा है, जी सर। इसमें 7.47 पाई जाती है। जी सर। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट की, यदि आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सी मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 61.46 की मात्रा में पाया जाता है। जी जी सर। हाँ, इसमें जो पोटेशियम है वो 0.41 की क्वांटिटी में इसमें मौजूद है। जी। और इसमें जो मैग्नीशियम है वो 0.27 की मात्रा में इसमें पाया जाता है। जी। इसमें जो और कैल्शियम है, कैल्शियम की जो इसमें मात्रा है 0.16 इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आयरन की जो इसमें मात्रा है 0.08 जी। इसमें आयरन मौजूद जाता है। है। जी हाँ, जी। इसमें जो टोटल केजे है इसमें 1489 टोटल एनर्जी केजे है। ये अपने आप में एक बहुत ही पौष्टिक आहार जी सर। और अपने आप में एक बहुत ही फूड ग्रेन्स और खाद्यान्न है। तो चलाई की ये आपने जो बात की, जी, ये चलाई के अंदर ये हमने बहुत बात सारे करी न्यूट्रिएंट। चलाई की। जी हाँ। इसके अलावा भी आपने बताया कि कोदा है और काउननी है, साथ ही में जौ भी है। तो बारी बारी से हम सबकी बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं जो कौदा है, कौदा जी जिसे हाँ। हम कहते हैं, जी इसके हाँ। बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ शर्मा जी, जहाँ तक कोदा का विषय है, कोदा भी अपने आप में एक बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल क्रॉप्स है और जी। फूड ग्रेन्स है। इसका इस्तेमाल हम कोदा खाने में में भी किस तरह से करते हैं? चलाई की तरह कोदा भी अपने आप में एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। जी। और आज ये प्रजाति, कोदे की भी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर है। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं अपने कृषि दर्शन में अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो कोदा का विषय है, कोदा भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। जी। कोदे का जो कॉमन नाम है वो कोदा है। इसे रंगी भी कहते हैं, इसे मडुआ भी कहते हैं, और इसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। फिंगर मिलेट। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो जहाँ तक इसकी नेटिव की जो बात है वो ईस्ट अफ्रीका है। ईस्ट अफ्रीका से जी, ये जी, इंडिया हाँ में जी, इंट्रोड्यूस हाँ किया जी, गया। बिल्कुल जी जी। उस ईस्ट अफ्रीका है। कोदा हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन सी जगह में पाया जाता है या उगाने की जो पॉसिबिलिटी है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कोदा 2300 मीटर एलिवेशन पे इसको उगाया जा सकता है। इसकी खेती की जा सकती है और खेती होना पॉसिबल है। और इसका कोदे का जो उगाने का जो समय है, ये कोदा कौन से समय पे उगाया जा सकता है, तो मैं अपने दर्शक साथियों को ये बताना चाहूँगा, कोदे का जो ग्रोइंग पीरियड है वो मई टू सितंबर है। मई टू सितंबर में हाँ इसकी जी, फसल मई जो है टू आपको सितंबर तैयार हो में जाएगी।
कोदा जी। का जो ग्रोइंग पीरियड है हम्म। उगाया जा सकता है। हम्म। कौन कौन से ज़िलों में उगाया जाता है, बात आती है कि जी, इसकी जी। खेती कौन कौन से ज़िलों में पॉसिबल है। हम्म। तो मैं अपने दर्शक साथियों को ये बताना चाहूँगा कि कोदा ज़िला शिमला, हम्म। कुल्लू, सिरमौर, सोलन, चंबा, कांगड़ा, मंडी, लाहौल एंड स्पीति जी। एंड किन्नौर। जी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल में हाँ, ही हिमाचल उगाया जा प्रदेश सकता है। के तमाम सभी ज़िलों में कोदे की खेती की जा सकती है और सभी ज़िलों में इसकी संभावना है, जी कुछ क्षेत्र को छोड़ करके। जी। जी तो जहाँ तक इसकी कोदे की उपयोग की विधि आती है जी, कि आप इसका इसको उपयोग कैसे कर सकते कि हैं आप अपने? इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो जी हाँ साथियों, तो इसका जो उपयोग है, कोदे को पीस करके आप कोदे का आटा बनाया जा सकता है। जी, इसकी भी रोटियों के हाँ, रोटी फॉर्म के में इसे तौर यूज़ पे, किया जा रोटी सकता के है। फॉर्म पे आप इसकी रोटी का सेवन कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही पोषक न्यूट्रेंट है। जी जी जी। इसमें बहुत सारे लवण, जी, जी। बहुत सारे खनिज, बहुत सारे पदार्थ इसमें। हम्म। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चलाई की तरह कोदा भी अपने आप में एक बहुत ही गुणकारी है। जी, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें Medicinal values क्या-क्या है सर वैल्यू और इसमें? मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की जो बात है, हम्म। तो कोदे में सबसे पहले ये गुण है कि कोदा ब्लड को साफ करता है। जी। कोदा हमारे खून की सफाई करता है हम्म। और ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी। जो हमारे हार्ट के पेशेंट है उनको कोदे की रोटी का सेवन करना चाहिए। कोदे की रोटी हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभप्रद लाभदायक है। होती हाँ, है। लाभप्रद है। जी। और ये अस्थमा के रोगी के लिए, अस्थमा के जो रोगी है, कोदा उनकी रोटी का उनको भी सेवन करना चाहिए। अस्थमा के रोगी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद हाँ, करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इसमें भरपूर तौर से आयरन पाया जाता है जी। और ये एनीमिया के रोगी जो होते हैं उसके लिए भी ये लाभप्रद है। जिनमें खून की कमी हाँ हो जी, हाँ जाती जी। है। कोदा में पोटेशियम हम्म। और कैल्शियम हम्म। भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जी। और इसके साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको दांतों की प्रॉब्लम होती है। दांत की प्रॉब्लम के लिए अगर आप कोदे की रोटी सेवन करते हैं, दांतों की समस्या के लिए भी कोदा एक बहुत अच्छा पोषक जी तत्व है। जी जी। जी हाँ। और इसके साथ साथ कोदा जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते है, जी। माइग्रेन को भी कोदा कंट्रोल करता है। इसमें कोदे के अंदर ये औषधीय गुण छुपा है। कोदे के जो इसमें जो न्यूट्रिशनल जो कोदे की वैल्यू है, इसमें कौन कौन से लवण छुपे हैं, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। जी जी, बताएं ईशान शर्मा हमारे जी। दर्शकों को। हाँ, कोदे के अंदर जो पोटेशियम है वो 7.16 जी। इसमें पोटेशियम पाया पाया जाता जाता है। है। जी हाँ। इसमें जो फेट्स है 1.92 की अच्छा। मात्रा में इसमें फेट्स है। और इसमें जो टोटल फाइबर है 11.18 अच्छा जी। इसमें टोटल फाइबर है। इसमें जो पोटेशियम है 0.44 की मात्रा में इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसमें जो मैग्नीशियम है 0.15 की मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसमें जो कैल्शियम है 0.36 की मात्रा में पाया जाता है। और इसमें जो आयरन है वो 0.004। इसकी जो टोटल एनर्जी केजे है 1342 जी है। और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी हाँ। जी जी। इसकी जो यूनिक वैल्यू की यदि हम बात करें कि इसकी यूनिक वैल्यू क्या है, कोदा किसी भी तरह के क्लाइमेट में बिना किसी इंसेक्ट डैमेज के इसको उगाया जा सकता है और सालों तक आप इसके बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये इसमें अपने आप में इसकी यूनिक वैल्यू है। जी जी हाँ। जी सर, हमने देखा कि इन सभी जो फसलें हैं इनमें बहुत पोषण है, जी हाँ। बहुत ही अच्छी फसलें हैं। पर ऐसा क्यों हुआ होगा कि जो हम अपनी ट्रेडिशनल ये क्रॉप्स है इनको छोड़कर हमने नए जो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स आती है इन्हें ज़्यादा अपनाया, या फिर कैश क्रॉप्स हो गई इन्हें ज़्यादा अपनाया, या फिर जो फ्रूट्स है इनकी ओर हमारा जो रुख है वो ज़्यादा हुआ और इन फसलों को हम भूलते चले गए। और आज नौबत ये है कि ये फसलें जो हैं ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। मैं ईशान शर्मा जी इस विषय में कहना चाहूँगा कि आज का जो युवा नौजवान कृषक है उनको जानकारी इस विषय में जो पुरानी हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल क्रॉप्स है इसकी जानकारी नहीं है। जी, जानकारी का अभाव एक हो हाँ, गया। जानकारी का अभाव है। जी, और जी। दूसरा अर्निंग का इसमें अच्छा साधन है। जिस तरह से आप जो
आज की जो नई टेक्निकल जो हमारा किसान खेती कर रहा है, जिससे उसके इनकम के साधन अच्छे क्रिएट होते हैं, इससे भी इनकम इनकरेज हो सकती है। चलाई अपने आप में बहुत महंगे दामों में मार्केट में बिकती है और ये बहुत 100 या 150 के लगभग प्रति किलो इसका बिकता है। तो इससे आप अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। जी, एक अच्छा संसाधन है। और आप एफपीओ बना करके, जो गवर्नमेंट की एक योजना है, नाबार्ड की है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, एफपीओ बनाकर फार्मर जो प्रोड्यूसिंग जो आप ऑर्गेनाइजेशन है उसको बना करके 15 से 30 युवा इकट्ठा मिल करके आप एक संगठन बना सकते, एक संस्था बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो और आप उससे इकट्ठा जुड़ करके सारा कोलैबोरेट होकर के इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। और एफपीओ के लिए गवर्नमेंट और नाबार्ड जो ना फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है जी। तो इससे आप मार्केटिंग के लिए भी आपको एक अच्छा साधन बनेगा और इसकी मार्केटिंग हो सकती है और आप इसकी अपनी जो सेल्फ जो इकोनॉमी है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। तो बात आती है काउनी की। जी। काउनी अपने आप में ओल्ड ट्रेडिशनल क्रॉप से एक प्रमुख फसल है और ये बहुत ही लाभप्रद है। तो मैं बताना चाहूँगा शर्मा जी, काउनी का जो कॉमन नाम है, ऐसे काउनी को काउनी ही कहते हैं, इसको जो ना फॉक्स मिलेट भी कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और इसका जो नेटिव है वो ईस्ट एशिया है जी। ईस्ट एशिया से ये भारत में लाया गया ईस्ट एशिया से भारत में इसको लाया गया है। और जहाँ तक इसकी उगाने की, ये कौन से एलिवेशन पे, कौन से ऊंचाई में, कौन से ऊंचाई तक इसकी खेती करना संभव है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। काउनी 2000 मीटर तक की ऊंचाई में इसको उगाया जा सकता है। इसको हमारे किसान भाई उगा सकते हैं और 2000 मीटर की हाइट तक इसको उगाना पॉसिबल है। और इसका जो ग्रोइंग जो पीरियड है वो जून टू सितंबर है। जून से सितंबर के महीने तक इसको आप उगा सकते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से ज़िलों में पॉसिबल है इसको उगाना, तो मैं अपने दर्शक साथियों को ये कहना चाहूँगा कि ये ज़िला सिरमौर, ज़िला शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ऊना, चंबा, बिलासपुर, तमाम हिमाचल प्रदेश के तमाम ज़िलों में जी मैक्सिमम एरिया में इसकी खेती की जा सकती है, इसे उगाया जा सकता है। सर, इसे हम अपनी जो डाइट है उसमें किस तरह से शामिल कर सकते हैं? इसके बारे में भी काउनी का जहाँ तक आप काउनी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, काउनी को आप उबाल करके उसको चावल की तरह उबाल करके आप उसका सूप की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं जी। और इसमें अनेक तरह के जो तत्व है, जो खनिज है, जो लवण है, वो पाए जाते हैं और अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। सर, इसकी खासियत क्या है? मतलब मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन रोगों से बचाता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें। हाँ, जहाँ तक आपने काउनी का जिक्र किया कि इसमें औषधीय गुण कौन से पाए जाते हैं, तो काउनी का सेवन करने से जो आपका चिकन पॉक्स होता है उसको भी निजात, उसको कंट्रोल किया जा सकता है जी। इसमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। काउनी आम तौर पे बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, सर दर्द, इन सब चीज़ों के लिए काउनी जो ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रेंट है और बहुत ही अच्छा औषधि है और बड़ा इसको रोकथाम करने के लिए बहुत रामबाण है। सर, अब हम बात कर लेते हैं, एक जो आपने एक और बोला था कि जौ भी एक जो है हमारी परंपरागत फसल है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये कहाँ पर उगाया जा सकता है इसे और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। नहीं, मैं जौ के विषय में भी आना चाहूँगा ईशान शर्मा जी। मैं इसमें काउनी के बारे में मैं आपको प्रमुख तौर से और बताऊँगा कि इसमें औषधीय गुण काउनी में कौन कौन से छुपे हैं जी। काउनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। काउनी अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होती है जी। और ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अति लाभप्रद है। इसमें जहाँ तक न्यूट्रिशनल वैल्यू की आपने बात की कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व छुपे हैं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू मैं कहना चाहूँगा काउनी में इसमें जो मॉइस्चर है वो 14.23 पर 100 ग्राम 14.23 पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन है 8.92 जी।
थोड़ा सा आप जौ के बारे में भी बता दीजिए कि ये कौन कौन से एरिया में उगाया जाता है और इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, थोड़े जहाँ कम तक शब्दों में हाँ हमें बता जहाँ दें। तक मैं कृषि दर्शन के प्रोग्राम सुनने वाले के सभी दर्शकों को जौ के बारे में जो बताना चाहूँगा, जौ भी इसी तरह एक अपना में बहुत ही पोषक न्यूट्रेंट है। जी 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 सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस धन्यवाद कार्यक्रम में आज ईशान आए शर्मा जी। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। दोस्तों, ये हमारा आप देख रहे थे आज हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हमने बातचीत करी परंपरागत फसलों के बारे में और जाना कि इनमें कितनी मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं इनके और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इनकी कितनी ज़्यादा होती है। और अब समय आ चुका है कि हमें इन फसलों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।